इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। तत्व और सूत्र ग्रंथराज में चतुर्थ अध्याय के माध्यम से चार निकाय के देवों का वर्णन चल रहा है। जब इन सूर्य चंद्रमा आदि का भ्रमण होता है तो वह किस तरह से उनका भ्रमण होता है, किस तरह से सूर्य चंद्रमा आदि के माध्यम से जो दिनमान का वर्णन निकलता है, या हम जो प्रत्येक दिन कुछ दिन को घटता हुआ बढ़ता हुआ इत्यादि देखते हैं, इन सब के विषय में भी सूर्य की गति के माध्यम से ही यह सब कार्य होता है। उसी को समझने के लिए आगे का सूत्र पढ़ते हैं। मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतियो निरिलोके। आचार्य कहते हैं कि मेरु की प्रदक्षिणा देते हुए ये ज्योतिषी देव गमन करते हैं। प्रदक्षिणा का मतलब होता है कि अपने दाहिनी ओर लेकर के गमन करना। जैसे कि आप मुनि महाराज के लिए भी परिक्रमा लगाते हैं, पड़गाहन करते हैं, तो सामने लेकर के दाहिनी ओर लेकर के वह गमन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है और वह उसी के माध्यम से वह प्रदक्षिणा का रूप ले लेती है। इसको परिक्रमा भी बोलते हैं सीधे रूप में। तो आचार्य कहते हैं कि मेरु की प्रदक्षिणा करते हुए यह ज्योतिष मंडल नित्य गतिमान है। नित्य गतिमान होने का मतलब हमेशा चला करता है, और हमेशा चलने का मतलब यह है कि मुख्यतया से ये सभी ज्योतिष मंडल इस नृलोक के अंदर हमेशा गतिमान रहता है। नृलोक का मतलब यहाँ क्या समझना? मनुष्य लोक। जो 2.5 द्वीप बताया था, उसी 2.5 द्वीप को यहाँ पर मनुष्य लोक कहा जाता है। जम्बू द्वीप में ये सभी नित्य गतिमान होते हैं। आगे के जो धातकी खंड या पुष्करार द्वीप हैं, उनमें कुछ आधे तो गतिमान होते हैं, आधे गतिमान नहीं भी होते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ मनुष्य लोक की अपेक्षा से नित्य गतिमान कहने से समझना कि नित्य गति अगर होती है तो मनुष्य लोक में ही होती है, और उसी के माध्यम से यह दिन रात का विभाजन इत्यादि व्यवस्थित ढंग से चला करता है। इसको समझने के लिए हम कुछ थोड़ा सा
जम्बू द्वीप, लवण समुद्र आदि के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करेंगे कि जो चंद्रमा का और सूर्य का भ्रमण होता है उनमें मुख्य रूप से सूर्य का जो भ्रमण है उसके माध्यम से ही ये दिन और रात चलते हैं। उन दिन और रात की क्या स्थिति बनती है और किस तरीके से वह दिन और रात है ना वह घटते भी हैं और बढ़ते भी हैं, ये आप जानते हो। तो ये भी हम देखते हैं कि 6 महीने में अयन बदलते हैं, जिसको हम बोलते हैं एक दक्षिणायन और एक उत्तरायण, है ना। 6 महीने में एक तो हम ये भी देखते हैं कि दिन धीरे धीरे छोटे होते चले जाते हैं और फिर अगले 6 महीने में हम देखते हैं कि दिन बढ़ते चले जाते हैं। तो उसका भी ये कारण है कि सूर्य जो गमन करता है वह जम्बूद्वीप में भी उसका 4 क्षेत्र माना जाता है, माने चलने का स्थान जम्बूद्वीप में भी है, और जम्बूद्वीप का जो सूर्य है वो लवण समुद्र में भी उसका कुछ 4 क्षेत्र पड़ता है। 4 क्षेत्र का मतलब वह कुछ स्थान चलने के लिए लवण समुद्र का भी घेरता है। तो उस सूर्य की 184 वीथियां बताई गई हैं। कल भी बताया था आपको, चंद्रमा की 15 गलियां होती हैं और सूर्य की 184 वीथियां होती हैं। तो 184 जो गलियां हैं वो गलियों में जब भी सूर्य का विमान भ्रमण करेगा तो वह सुमेरु पर्वत से 1121 योजन दूर रह कर के ही करेगा, ये एक नियम है। तो इतने योजन दूर रहने के बाद में वह गमन करने के लिए उसकी जो वीथी होगी, जिसे हम गली कहेंगे, वो उसकी अभ्यंतर वीथी कहलाएगी, भीतरी पहली गली अंदर से, है ना। और वही गलियां घूमते 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 वह लवण समुद्र के अंत तक लवण समुद्र में भी होंगी, और उस लवण समुद्र में जो है जब वो अपनी बाहरी गली में होगा तब वहां पर भी सूर्य का गमन हो रहा होगा। तो दक्षिणायन और उत्तरायण होने का ये एक बहुत बड़ा कारण है कि जब दक्षिणायन होता है तो ये मान के चलो कि वह सूर्य श्रावण मास में शुरू होता है ना। जब वह सूर्य अपनी अभ्यंतर वीथी में होता है तो एक श्रावण महीने से उसका प्रारंभ होता है, सावन का महीना। श्रावण मास में जब हम देखते हैं उस समय पर दिन जो होता है वो 18 मुहूर्त का होता है। कितने का? और रात होती है 12 मुहूर्त की। मुहूर्त, एक मुहूर्त में 48 मिनट, है ना। तो उस समय पर जब सूर्य के लिए 18 मुहूर्त का दिन है, रात कितने की? 12 मुहूर्त की। 18 और 12 30 मुहूर्त का एक दिन रात होता है, माने 24 घंटे में 30 मुहूर्त हो जाते हैं, है ना। तो 18 मुहूर्त के हिसाब से अगर घंटा देखोगे तो लगभग 14 घंटे आएंगे। 14 घंटे 24 मिनट निकलते हैं 18 मुहूर्त के हिसाब से। और 12 मुहूर्त का अगर टाइम निकालोगे तो उसमें 9 घंटे 36 मिनट आ जाएंगे, है ना। मतलब जब सूर्य अपनी अभ्यंतर वीथी में होता है तो इस तरह से दिन और रात देखने को मिलते हैं। दिन बड़े होते हैं, रात छोटी होती है। धीरे धीरे जब वह सूर्य अपनी जब बाह्य वीथी में पहुंच जाता है और वहां से फिर वह अंदर आना शुरू करता है, तो जब वह बाह्य वीथी में पहुंच जाता है तो उस समय पर उसकी जो स्थिति है वहां से जो बदलना प्रारंभ होती है तो वो बिल्कुल उल्टी हो जाती है। माने एक स्थिति ये आती है कि दिन 12 मुहूर्त का हो जाता है और रात्रि 18 मुहूर्त की हो जाती है। वह लगभग माघ का महीना माना जाता है, 6 महीने के अंतराल से ये स्थिति बन जाती है। श्रावण, भादों, फिर क्वार, कार्तिक और मगसिर, पौष। भूल गए सब? नहीं जानते? ये 6 महीने हो गए। ये 6 महीने पूर्ण होने के बाद में
फिर जो है उत्तरायण की स्थिति शुरू होगी माघ महीने से, और फिर जो है वो माघ के बाद में वह फिर 6 महीने अपने पूरे करके उत्तरायण की स्थिति को पूरा करेगा। इस तरह से यह सूर्य का एक अपना जो गमन का क्षेत्र है उसको भी हम थोड़ा सा मैप के माध्यम से समझ सकते हैं। कि देखें इस मैप को, जो बीच में सुमेरु पर्वत बना हुआ है, सुमेरु पर्वत के ये वाली लाइन पर एक जम्बू द्वीप बनाया गया है, और जम्बू द्वीप में जो सुमेरु पर्वत है उसके बाहर का जो ये गोला है ये लवण समुद्र का है। बीच बीच में जो डॉट डॉट दिखाए गए हैं वो उसकी गलियां समझो। किसकी? सूर्य के विमान के भ्रमण करने की ये गलियां समझो, है ना। तो एक समझने के लिए इसका एक जो गणित बताया गया है ग्रंथों में, तो ये तो आपको बताया गया है कि 1 लाख योजन का यह पूरा जम्बू द्वीप है, इसका विस्तार है 1 लाख योजन का, माने यहां से लेकर के यहां तक ये पूरा 1 लाख योजन का ये विस्तार हो गया। ठीक है। अब इसी 1 लाख योजन में आचार्यों ने ये कहा कि अपने दोनों साइड में 180 योजन सूर्य जम्बू द्वीप में गमन करता है। अगर हम दोनों साइड में 180 छोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 360, है ना। 1 लाख योजन का ये जम्बू द्वीप है, इसमें से 360 योजन का जो क्षेत्र है वो उसका माइनस कर दिया तो कितना बचा? ये लिखा हुआ है 99,694 योजन, है ना। अब इसमें जो सुमेरु पर्वत है उसकी जो चौड़ाई है वो 10,000 योजन की है। वो भी उसमें से कम करना है, तो वो चौड़ाई भी कम कर दी गई, 10,000 वो भी कम कर दो तो कितना बचा? 89, है ना, 1000, और ये 694, ये इतना योजन ये बचेगा। फिर इसके हमने क्या किए? 2 भाग किए, क्योंकि दोनों ओर इसका गमन है, तो इसको हमने 2 भागों में डिवाइड कर दिया तो बचा 44,820 योजन। ठीक है ना। अब होता क्या है, ये होगा उसकी अभ्यंतर गली का पहला, मेरु पर्वत से इतनी योजन दूरी पर जाकर के, मतलब उसकी पहली गली शुरू होगी। ये जो निकल के आया ना, जो लास्ट का इतने योजन, है ना, 44,820 योजन जो ये निकल के आया, इतने योजन मेरु से दूर जाकर के इसकी पहली गली शुरू होगी, अभ्यंतर गली, है ना। समझने के लिए एक ये भी जानना है कि मेरु पर्वत से इतनी दूरी से ये सूर्य का 4 क्षेत्र शुरू होगा, और यह सूर्य की जो गलियां हैं वो कितनी हैं? 184 गलियां हैं। अब उन 184 गलियों में से अगर जम्बू द्वीप में उसकी गलियां बनती हैं तो 65 गलियां जम्बू द्वीप में बनती हैं। कितनी? 65। और लवण समुद्र में भी इसका 4 क्षेत्र है, तो लवण समुद्र में इसकी गलियां बनती हैं 119, है ना। तो जम्बू द्वीप में इसका 4 क्षेत्र है 180 योजन में, और लवण समुद्र में इसका 4 क्षेत्र है लगभग 330 योजन में। दोनों मिलाकर के 510 योजन का यह 4 क्षेत्र इसका हो जाता है। 4 क्षेत्र माने चलने वाला क्षेत्र, है ना। मतलब ये समझना कि जो हमने ये 180 योजन छोड़ा था यही इसका 4 क्षेत्र है, इससे ज्यादा जो है वो आगे नहीं जा सकता। तो 180 योजन जम्बू द्वीप में इसको चलना है, और 330 योजन इसका 4 क्षेत्र इसका इधर लवण समुद्र में है, और 180 योजन जम्बू द्वीप में है। कुल मिलाकर के इसका 4 क्षेत्र कितना बना? 510 योजन, है ना। जो आचार्यों ने सूर्य के विमान की चौड़ाई बताई है वो बताई है 48/61 योजन। कितनी बताई? 48/61 योजन। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि जो ये 4 क्षेत्र आ रहा है, कितना? 510 योजन का, इसी में चंद्रमा का भी विमान घूमता है और इसी में सूर्य का भी विमान घूमेगा। चंद्रमा की तो गलियां हैं 15 और सूर्य की गलियां हैं 184, वो सब इसी 4 क्षेत्र में घूमेंगी, है ना। अब
ये भी बताया गया है कि जो 84 गलियां 184 गलियां हैं, उनमें से हर एक गली के बीच में 2 योजन का अंतर है। कितना? और उसकी जो चौड़ाई है वो चौड़ाई कितनी? जो 48/61 योजन की चौड़ाई है वो तो उसकी चौड़ाई रहेगी जो सूर्य के विमान की चौड़ाई है। और एक गली से दूसरी गली में जाने का जो अंतर है वो अंतर कितना है? वो 2 योजन का अंतर पड़ जाता है। समझ में आ रहा है? अब आपको ये देखना है कि अगर यह सूर्य का भ्रमण होता है तो सूर्य का भ्रमण होने के लिए उसे एक तो हमारे सामने उसकी मैक्सिमम लिमिट दिखाई दे रही है कि दिन कितने मुहूर्त का हो रहा है? 18 मुहूर्त का, है ना। और मिनिमम उसकी लिमिट दिखाई दे रही है 12 मुहूर्त का। बड़े से बड़ा दिन होगा तो 18 मुहूर्त का और छोटे से छोटा दिन होगा तो 12 मुहूर्त का। अब देखो इसका एक हिसाब ऐसे बनाते हैं कि 18 और अधिकतम और न्यूनतम 12, 18 में से 12 कम किए तो बनते हैं 6 मुहूर्त, माने 6 मुहूर्त का अंतर पड़ा। कितने में? गलियां का अंतराल तो 183 आएगा, क्योंकि 184 गलियां हैं तो अंतराल कितने आएंगे? 183 आएंगे, है ना। इसका मतलब ये हो गया कि 183 गलियों का अंतराल पूरा करने में उसे 6 मुहूर्त लगते हैं। तो एक गली का अंतराल पूरा करने में उसे 6/183 मुहूर्त लगेंगे। अब इसमें क्या करना है? इतनी ही गति के अनुसार ये उसका एक तरीके से देखा जाए, इसमें हम 3 का भाग और लगा दे, 3 दूनी 6 और 3 का 18 और ये 3 2/61 आ गया। ये क्या आ गया? ये प्रत्येक अंतराल के बीच का एक चय बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं? चय। माने इस क्रम से वो बढ़ेगा और इसी क्रम से घटेगा, इसको क्या बोलते हैं? चय। जैसे कोई निश्चित संख्या होती है ना, जैसे 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, तो इसमें चय कहलाएगा 5। 10, 5, 15, 15, 5, 20, 20, 5, 25, 25, 5, इसको बोलते चय। जिस क्रम से बढ़ता है उसी क्रम से वो घटता है, उसको बोलेंगे चय। तो ऐसे ही हमने इसका चय निकाल लिया। ये चय निकालने का तरीका है। मतलब कि हर एक गली के अंतराल को पूरा करने में उसे कितना मुहूर्त लगेगा? 2/61 मुहूर्त लगेंगे, है ना। और अगर हम इस मुहूर्त का मिनट बनाएंगे तो कितना बनेगा? कितना बनेगा? एक मुहूर्त में 48 मिनट होते हैं, ठीक है ना। तो इस 2/61 मुहूर्त का आपको मिनट बनाना है। हाँ, तो ये लगभग जो मिनट में निकल के आएगा वो 1 मिनट से कुछ ज्यादा आएगा, ये है ना। पूरा जब आप उसका गुणा भाग करोगे तो ये लगभग 1 मिनट का 35/61वां भाग आ जाएगा, ये इतना, है ना। ये हो गया। यानी एक दिन में यह इतना, एक दिन का यह इसका एक चय की वृद्धि का ये क्रम हो गया। समझ आ रहा है ना। अब देखो आप, जब ये इतना इसकी वृद्धि होती है तब इसके लिए प्रतिदिन किसकी वृद्धि होते 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 यह 6 महीने में 183 जो इसकी गलियां हैं उनको वह पूरा कर लेगा, इतनी अंतराल के साथ में, है ना। अब आपको ये समझना है कि यहां पर जो दिनमान चलते हैं वो 2 तरीके से चलते हैं। अगर हम संक्रांति के हिसाब से देखें तो 2 प्रकार की संक्रांति बताई जाती हैं। एक होती है कर्क संक्रांति, एक होती है मकर संक्रांति। सुना है ना? कर्क संक्रांति कहां होती है? ये श्रावण मास से कर्क संक्रांति प्रारंभ होती है और माघ मास में आती है मकर संक्रांति आती है। सुन रहे हैं? जब वह उत्तरायण प्रारंभ हो जाता है। तो आप देखें कि हर एक महीने में वह कितने दिन तक
वह अंतर के रूप में हमारे सामने आ जाता है। जैसे मान लो श्रावण का महीना है, तो श्रावण महीने में जो दिन होंगे वो कितने होंगे? वैसे तो हम देखते हैं 30 या 31 दिन होते हैं, और फिर हम ये भी जानते हैं तिथियां टूटती हैं, घटती भी हैं, बढ़ती भी हैं, है ना। अगर हम इस हिसाब से देखते हैं तो 183 दिन इसके हैं दक्षिणायन के, और 183 दिन ही हो गए उत्तरायण के। तो टोटल कितने हो गए? 366 दिन हो गए। यानी एक वर्ष में कितने दिन होंगे? 366 दिन होंगे संक्रांति के हिसाब से। समझ आ रहा है? मतलब 365 नहीं होंगे, संक्रांति के हिसाब से 366 दिन होंगे। ये इससे अपने आप निकल के आ रहा है गणित, 183 गलियों के अंतरालों के कारण से। तो 366 दिन हो गए। अब हम इसमें देखें कि अगर श्रावण मास का पहला दिन है तो वह 183 जो गलियां हैं, है ना, उसका अगर हम भाग करें तो उसमें से वह दक्षिणायन 6 महीने में पूरा होता है। कितने में? 6 महीने में। तो एक महीने में कितना उसका दिन निकलेगा? देखो इसी से निकल के आएगा। 183 में आप 6 का भाग दो, है ना, थोड़ा इसको साफ। 183 में 6 का भाग करो आप, कितना आ रहा? देखो 6 3 18, हाँ, माने 30.5 दिन आए, है ना, 30.5 दिन आए। इसका मतलब क्या हुआ? कितना आया? 30.5 दिन। ये हो गया श्रावण महीने का। अब हम इससे आगे बढ़े, मान लो भाद्र महीने में पहुंचे, तो जो चय है वो हमारे सामने कितना आया? वह जो 61/2 मान के चलो, 30.5 को क्या मान के चलना? 61/2, 30 दूनी 60 और 1 61, 61/2, है ना, उससे कैलकुलेट करने में आसानी रहती है, कोई बात नहीं। तो अब इतना ही दिन जो है माघ महीने में आएगा, तो 61/2 प्लस 61/2 कितना हो गया? ये 61 दिन हो गए हमारे लिए। देखो 183 दिन निकालना है 6 महीने के अंदर, है ना। तो भाद्र मास तक हमारे लिए 61 दिन हो गए, माने एक दिन बढ़ गया। 30 दिन के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो ये एक दिन बढ़ गया, ठीक है ना। अब इसी रेशियो में इसको जोड़ते चले जाओ। आगे का महीना पड़ेगा कौन सा? आसौज का या क्वार का महीना बोला जाता है। तो उसमें फिर क्या करो? 61 प्लस 61/2, जो उसका ये आ रहा था ना 61/2, एक दिन का माप आ रहा था, ये उसमें फिर जोड़ दो तो कितना हो गया? ये ला गया 183/63/2, है ना। और फिर जो है इसमें भी 183/2 आया, इसमें भी फिर 61/2 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा? ये 122 हो गया। यानी हम 4 महीने में 122 दिन पूरे कर लिए, ठीक है ना। पांचवा महीना फिर आएगा मगसिर का, 122 में फिर 61/2 जोड़ दो, कितना हो गया? 2 और 1 3, 6 2 8, नहीं उसमें जोड़ना पड़ेगा। 122 प्लस 61/2, 122 में 2 का गुणा करो और इसमें इससे जोड़ो, 300 कुछ आएगा, 305/2, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में उसमें फिर 61/2 जोड़ दो, तो ये हम पहुंच गए कौन से महीने तक? पौष के महीने तक। ये हमारे 6 महीने पूरे हो गए। ये हमारे आ गए 183 दिनों का टोटल, है ना। मतलब यह है कि अगर इस हिसाब से हम देखते हैं तो 366 दिन का एक वर्ष होता है, हा? और एक गणित ये भी है कि हर महीने एक दिन की वृद्धि होती है। अब हम दूसरे एक गणित के हिसाब से चलते हैं, उसमें क्या बताया जाता है? हर महीने एक दिन की वृद्धि होती है। तो 12 महीने में कितने दिन की वृद्धि हो गई? 12 दिन की वृद्धि हो गई, ठीक है ना। इस हिसाब से देखेंगे तो 2.5 वर्ष में 30 हो गए ना पूरे, 2.5 वर्ष में एक महीने की वृद्धि हो गई। जो हम कहते हैं ना एक मास का बढ़ना, एक महीने का बढ़ना, ये कब होगा?
ये 2.5 वर्ष में 1 महीने की वृद्धि हो जाती है। समझ आ रहा है? इसके हिसाब से जब आप देखोगे तब उसमें जो दिन निकलते हैं वो निकलते हैं 354 दिन। 1 वर्ष में कितने दिन निकलेंगे? 354 दिन। अगर 2.5 वर्ष में 1 महीने की वृद्धि हो रही है तो 354 दिन आएंगे, है ना। और संक्रांति के हिसाब से देखते हैं तो 366 दिन आते हैं। मतलब कितने दिन का अंतर पड़ गया? 12 दिन का अंतर पड़ गया, है ना। यही जो है 12 दिन का अंतर, यानी ये अंतर ही जो है आपको ध्यान में रखना है कि ये 12 दिन का जो अंतर पड़ जाता है ये 1 वर्ष में इस तरह से पड़ जाता है। ये सूर्य के बारे में जो निश्चित क्रम बताया गया, इसी तरीके से चंद्रमा के बारे में बताया जाता है। तो चंद्रमा के इतने ही 4 क्षेत्र में 15 गलियां हैं, इसलिए इनके जो उदय और अस्त होने का जो समय होता है वो भी दिनमान का समय इन्हीं के इन 4 क्षेत्र के अनुसार और इनकी निश्चित गति के अनुसार ही निकाला जाता है। तो ये निश्चित गतियां जो चल रही हैं ये सूर्य और चंद्रमा की चल रही हैं। इसी के माध्यम से वह दिन का अस्त होने का एक एक मिनट भी जो बढ़ रहा है या घट रहा है वो अपने आप निकलता हुआ हमारे सामने आ जाता है। और ये बिल्कुल उस विज्ञान के अनुसार जो कि गली का अंतराल कितना, कितनी योजन के बाद में वह कितने क्षेत्र को छुआ, ये सब ज्ञान बताने के माध्यम से वह उसका अंतराल निकल के आता है। और इसी के माध्यम से यह सूर्य और चंद्रमा की गति हमेशा से मानी जाती है और आज भी मानी जा रही है। समझ में आ रहा है? बस ये बात अलग है कि वर्तमान का विज्ञान सूर्य चंद्रमा की गति मानने को तैयार नहीं हो रहा है। तो आपको अपने दिमाग में ध्यान रखना है कि जितना भी ज्योतिष शास्त्र है वो सब सूर्य और चंद्रमा की गति और उसके संचार पर ही निर्भर है। आज भी कोई भी भारतीय ज्योतिष का कोई भी कैलेंडर उठाना, आपको उसमें चंद्र संचार, सूर्य संचार के सब तालिकाएं दी हुई मिलेंगी। और उसी के माध्यम से दिन की जो प्रत्येक दिन एक एक मिनट भी अगर बढ़ रहा है, अभी तो घट रहा है, ये सब एक एक मिनट की जो है उसमें गणना इसी प्रकार की गति के अनुसार ही नाप करके ली जाती है। ये कहलाता है सूर्य और चंद्रमा आदि जो ज्योतिष मंडल है इनका यहाँ पर घूमना, नित्य गति होना। और इस नित्य गति के साथ में ग्रह भी होते हैं, नक्षत्र भी होते हैं, ये सभी भी घूमते रहते हैं। तारे होते हैं, तारे में 2 प्रकार के तारे बताए जाते हैं। एक स्थिर तारे भी होते हैं, अस्थिर तारे भी होते हैं। जो स्थिर होते हैं उन्हें हम ध्रुव तारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ध्रुव तारा। जम्बू द्वीप में 36 ही ध्रुव तारे बताए गए हैं। कितने? हाँ, आप ये समझें कि अगर ये ध्रुव तारे हैं तो इसका मतलब है ये नहीं घूम रहे हैं, ये स्थिर हैं। इसी से आप एक बहुत बड़ी सिद्धि कर सकते हैं कि अगर पृथ्वी घूम रही है कि ये चंद्रमा या सूर्य के विमान घूम रहे हैं। समझ में आ रहा है? अगर मान लो पृथ्वी को आप घूमता हुआ स्वीकार करते हैं तो पृथ्वी कितनी ही घूम जाए आपको ध्रुव तारा जहां है वहीं पर मिलेगा आपको। सुन रहे हो? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज, एक बहुत बड़ा आपको साइंस बताया जा रहा है। ध्रुव तारा, रात्रि में जहां पर आपको ध्रुव तारा मिलेगा, हर रात्रि में वह ध्रुव तारा आपको वहीं मिलेगा, चाहे आपकी पृथ्वी कितनी घूम जाए। चलो थोड़ी देर के लिए आपकी पृथ्वी को ही घुमा देते हैं, लेकिन अगर वह पृथ्वी घूम रही है तो ध्रुव तारे की पोजीशन भी घूमनी चाहिए थी, वो नहीं घूम रहा है। इससे ही सिद्ध होता है कि अगर हम ध्रुव तारे को कहीं से कहीं तक भी देखते हैं तो वह स्थिर है। इसका मतलब है पृथ्वी स्थिर है, तभी वह ध्रुव तारे की स्थिति हमें हमेशा एक जैसी दिखाई देती है। अन्यथा हम अगर घूम गए हैं तो वह हमें कहीं का कहीं दिखाई देना चाहिए था। एक सूत्र और यहां बताया जा रहा है, तत्कृतः काल विभागः। तत्कृतः का मतलब इसके द्वारा किया हुआ। किनके द्वारा? जो सूर्य और चंद्रमा की गति हो रही है, इन्हीं के माध्यम से काल का विभाग होता है। काल का विभाजन। काल विभाजन का मतलब
ऋतुओं का विभाजन, महीनों का विभाजन, समय का विभाजन, ये कौन सा काल चल रहा है, दक्षिणायन है कि उत्तरायण है, ठंड है कि गर्मी है, ये सब काल का विभाजन किससे चलता है? सूर्य और चंद्रमा की गति के माध्यम से ही चलता है। एक दिन और रात में वह सूर्य अपनी पूरी परिधि का चक्कर लगा लेता है और उसके माध्यम से वह 30 मुहूर्त का एक दिन पूरा हो जाता है और उसी के माध्यम से हम गिनते गिनते 15 दिन का एक पक्ष मान लेते हैं और फिर जब ऐसे 2 पक्ष बन जाते हैं तो उनका एक माह मान लिया जाता है, एक मास जिसको बोलते हैं। ऐसे 12 महीनों का एक वर्ष हो जाता है और 6 महीनों का एक अयन हो जाता है। ये सब क्या कहलाता है? ये सब काल का विभाग कहलाता है। यानी जितना भी काल का विभाजन कहीं पर भी देखने को मिलता है वो सब इसी सुमेरु पर्वत के मुख्य, जो सुमेरु पर्वत का जो जम्बू द्वीप है, यहां पर जैसे काल का विभाजन हो रहा है, यहीं से पूरे विश्व के अंदर, माने हम कहीं पर भी समय गिनेंगे, वर्ष गिनेंगे, वो वर्ष की गणना इसी काल के अनुसार मानी जाएगी। यहां तक कि देवों के यहां पर तो दिन रात होते नहीं, वहां तो सब हमेशा एक जैसा रहता है, पूरा वातावरण हमेशा जगमगाता हुआ रहता है। वहां पर कोई दिन रात की व्यवस्था नहीं, क्योंकि सूर्य का उदय अस्त तो वैमानिक देवों के पास तक तो पहुंचने का ही नहीं, क्योंकि वो तो बहुत ऊपर है, वहां तक तो कोई प्रकाश नहीं पहुंचने का। तो वहां के भी जो स्वर्गीय, जो वैमानिक देव हैं, उन देवों के लिए भी दिन और रात का ज्ञान, अपनी उम्र का ज्ञान, इतने वर्ष पूरे हो गए या इतने बचे, इस बात का ज्ञान कहां से होगा? यहीं से होगा। समझ में आ रहा है? उन्हें भी याद रखना पड़ता है। क्या याद रखना पड़ता है? नंदीश्वर के पर्व आ रहे हैं, साल में 3 बार आते हैं, आषाढ़ महीने में, समझ आ रहा है, फागुन महीने में, कार्तिक महीने में। ये महीने कहाँ गिने जाएंगे? स्वर्गों में कहाँ महीने होते हैं? है? तो वो भी किधर देखते हैं? इधर ही देखते हैं। समझ आ रहा है? यहीं के दिन मान के अनुसार वो भी अपना ज्ञान बनाते हैं और जैसा यहाँ पर महीना चलेगा वही महीना वहां पर उनके लिए मान्य होगा। नरकों में भी तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने वाले जो जीव होते हैं, वो 6 महीने पहले से जो उनकी आयु पूर्ण होने वाली है, उसमें 6 महीने शेष रहने पर उनके लिए विशेष सुविधा दी जाती है। वज्र कपाट का वातावरण तैयार किया जाता है। तो 6 महीने शेष बचे हैं उनकी आयु के, 6 महीने गिन रहे हैं ना हम, तो ये 6 महीने नरक में भी गिनने में आ रहे हैं, तो नरक में भी यहीं से गिने जाएंगे 6 महीने। फिर आचार्य आगे कहते हैं बहिरवस्थिताः। अब ये बही, किसके बही? तो जो ये नृलोक पहले एक सीमा बनाई थी, उस नृलोक के बाहर ये जितने भी चंद्र सूर्य के आदि के जो विमान होते हैं, ये अवस्थित होते हैं, ये बताया जा रहा है। अवस्थित होने का मतलब वो भ्रमण नहीं करते। 2.5 द्वीप के अंदर के ये भ्रमण करते हैं। उसमें जम्बू द्वीप के तो जितने भी चंद्र सूर्य सब भ्रमण करेंगे, लेकिन अन्य द्वीपों के आधे भ्रमण करते हैं, आधे नहीं करते हैं, ये भी लिखा हुआ है। अब बाहर कितना जाना? 2.5 द्वीप के बाहर द्वीप समुद्र, द्वीप समुद्र, द्वीप समुद्र करते करते जो असंख्यातवां द्वीप, असंख्यातवां समुद्र, जिसे हम स्वयंभू रमण अंतिम द्वीप और समुद्र कहते हैं, उस द्वीप समुद्र तक ये चंद्रमा, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारे, सबका विस्तार, जो एक परिवार की संख्या कल बताई थी चंद्रमा के, वह उसमें जितने चंद्रमा बढ़ जाएंगे उसके परिवार में उतनी ही संख्या उसकी बढ़ जाएगी। और इस तरह से ये पूरा फैलाव पूरे ज्योतिर्लोक का कहां तक है? एक राजू प्रमाण ये पूरा क्षेत्र हो जाता है। उस पूरे लोक में यह पूरा मध्य लोक के अंतर्गत ही आता है, जो ऊपर 110 योजन के पट्टी के साथ में चलता है। और इस तरह से ये बाहर का सारा जैसा भी सूर्य चंद्र का स्थान है वो स्थिर रहता है, अवस्थित रहता है, वहां पर गमन नहीं होता। इसलिए उसके अनुसार कोई दिन रात का विभाजन नहीं होता। दिन रात का विभाजन केवल यहाँ पर चलने वाले चंद्र सूर्य के अनुसार ही होता है। तो इतना आप लोग अपने दिमाग में रखें कि
चंद्रमा और सूर्य ही हमें घूमते हुए प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हैं, और जो प्रत्यक्ष दिखता है वो सर्वथा असत्य नहीं होता, क्योंकि जो हमें दिखाई दे रहा है वह किसी भ्रांत व्यक्ति के द्वारा दिखाई नहीं दे रहा है। कोई भ्रम में पड़ा हुआ हो, है ना, फिर तो सभी भ्रम में कहलाएंगे। तो ऐसा तो कोई भ्रम होता नहीं जो सबके लिए। भ्रम तो वह कहलाता है जो किसी के लिए वैसा दिखाई दे रहा हो, किसी के लिए वैसा दिखाई दे रहा हो। मैं आपसे दुनिया में पूछूं, दुनिया में जो साइंस के साइंटिस्ट भी बोल रहे हैं कि चंद्रमा और सूर्य स्थित हैं, उन्हें क्या चंद्रमा और सूर्य प्रत्यक्ष में वास्तव में स्थिर दिखाई दे रहे हैं कि अस्थिर या घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं? सबको घूमते हुए ही दिखाई देंगे, भले ही वो ये कहें ये स्थित हैं, लेकिन दिखाई तो उनको भी घूमते हुए ही दिखाई देंगे। ये भी एक बहुत बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण माना जाता है। इसको आचार्यों ने क्या बोला है? इंद्रिय प्रत्यक्ष भी अपने आप में प्रमाण हो जाता है, क्योंकि उसके बिना तो कोई भी चीज हम अगर प्रमाण नहीं मानेंगे तो फिर हम उस किसी भी प्रमाण की सिद्धि कर ही नहीं सकेंगे। दिन को दिन नहीं मानेंगे, रात को रात नहीं मानेंगे, तो सब चीज भ्रांत हो जाएगी, फिर तो भ्रांत ही भ्रांत हो जाएगा, तो सबकी मति भ्रांत कहलाएगी। तो ऐसा तो नहीं होता। जो लौकिकता में जिस रूप से प्रत्यक्ष प्रमाण को स्वीकार किया जाता है उसे न्याय में वैसा ही स्वीकार किया गया है। इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण के आधार पर और भी अनेक जो तर्क दिए जाते हैं, ध्रुव तारा आदि के, इन सब के आधार पर भी आपको ये मान के चलना है कि जो सूर्य और चंद्रमा हैं वो नित्य भ्रमणशील हैं, स्थिर नहीं है। पृथ्वी किसी ने आज तक घूमती हुई नहीं देखी, न वैज्ञानिकों ने देखी और न किसी वैज्ञानिकों के बताए हुए विद्यार्थियों ने देखी। समझ आ रहा है? जो चीज नहीं देखी उसको प्रमाण मानना और जो चीज दिख रही है उसको गलत मानना, ये अपने आप में बहुत बड़ा मिथ्या ज्ञान है। ये अपने अंदर दिमाग में रखो, ठीक है ना? आज के लिए इतना पर्याप्त है। ये ज्योतिर्लोक का वर्णन यहाँ पूर्ण हो जाता है। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धैर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे